स्टूडेंट्स, ये हमारे थर्ड चैप्टर ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट उसका नेक्स्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे हमने कॉमिक्स के द्वारा इस चैप्टर को पढ़ना है और समझना है। तो इसका नेक्स्ट चैप्टर जो है, नेक्स्ट पार्ट जो है वो होता है ब्रिटिश रूल। द पीरियड इज़ 1765 टू 1836। ठीक है, तो इस पीरियड के दौरान क्या क्या घटनाएं घटीं उनको इस पिक्टोरियल ग्राफ के द्वारा, पिक्टोरियल और ये जो टेक्स्ट वैल्यूज़ हैं इनके द्वारा हमें समझाया गया है। ठीक है, तो आओ चलते पढ़ते हैं यहाँ से। रिलीजियस लीडर्स preached ideas like untouchability and child marriage. Anyone who crosses the sea loses his religion. पहली पिक्चर में दिखाया गया है कि साधु संत जो हैं, रिलीजियस लीडर्स, वो क्या सिखा रहे हैं, आइडिया दे रहे हैं अनटचेबिलिटी का, चाइल्ड मैरिज का, और बता रहे हैं कि अगर कोई भी समुद्र को क्रॉस करके जाता है तो वो उसका धर्म ही भ्रष्ट हो जाता है, उसको अपना धर्मी बंदा नहीं रहता है। ठीक है, अब नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। यहाँ पर भी देखो वही बात हो रही है। सम रिलीजियस लीडर इज़ एक्सप्लेनिंग समथिंग। क्या बता रहे हैं ये? ऑल द मिजरी इन द वर्ल्ड इज़ ड्यू टू वुमेन। क्या बता रहे हैं? ये जितनी भी मिजरी है, ये दुख तकलीफ़ें हैं, वो केवल किसके कारण हैं? औरतों के कारण। ये बात सही है इनकी? नहीं सही है ना? चलो आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? देखो यहाँ पे ध्यान से। वो एक इंडियन है जो हाथ जोड़े खड़ा है, और ये दो फॉरेनर्स, ब्रिटिशर्स हैं, ये आपस में बात कर रहे हैं। क्या हो रहा है? पढ़ते हैं ऊपर, यहाँ से पढ़ें। द ट्रुथ वाज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट। द ब्रिटिश स्कॉन्ड देम। कहते असल में क्या बात थी कि जो इंडियंस हैं उनका जो सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, अपनी खुद की इज्जत करना, वो ही खो बैठे थे। और देखो ये क्या करें ये भाई साहब, द नेटिव्स आर अनवर्दी ऑफ ट्रस्ट, इनकेपेबल ऑफ ऑनेस्टी। अब ये अंग्रेज़ क्या बोल रहा है अपने साथी को? ये वाला अंग्रेज़ अपने साथी को बोल रहा है कि ये जो नेटिव्स हैं, नेटिव्स जो भारत के रहने वाले हैं, ये भरोसे के लायक नहीं है, ये ईमानदारी इनके बस की बात ही नहीं है। और ये देखो ये पीछे ये जो भाई साहब खड़े हैं हाथ जोड़ के, ये क्या कह रहे हैं? ट्रू योर ऑनर बट आई एम ऑनेस्ट। आप सच बोल रहे हैं विधाता, लेकिन मैं तो एक ईमानदार हूँ। किसका ईमानदार? किसका भरोसेमंद बनना चाहता है ये? अंग्रेज़ों का। ठीक है, तो ऐसे लोग ये मुखबिरी करते थे और इनके अंग्रेज़ों को पिट्ठू बन जाते थे। अब नेक्स्ट पिक्चर पे चलते हैं। बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स। देयर हैवी टैक्सेस फोर्स्ड फार्मर्स टू अबैंडन देयर फील्ड्स। कहते ये जो व्यापारी थे अंग्रेज़, तो वो चाहते थे हम जल्दी से जल्दी ज़्यादा से ज़्यादा लाभ, प्रॉफिट प्राप्त करें। कैसे? टैक्सेस लगा के। अब उन्होंने टैक्सेस बहुत ज़्यादा लगा दिए थे, तो टैक्स लगाने से क्या हुआ? फार्मर्स इतना टैक्स दे नहीं पाते थे, तो वो अपना ही ज़मीनें ही उनको बेचनी पड़ गई। बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। ये अंग्रेज़ को बता रहे हैं, ये जो फार्मर है इस अंग्रेज़ को बता रहा है, बट योर मैन आर टेकिंग ऑल माई क्रॉप। मेरी सारे के सारी फसल वो लेके जा रहे हैं। यू आर स्टिल इन एरियर्स। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। और ये अंग्रेज़ का बोल रहा है, तुम्हारी सारी फसल लेने के बाद भी तुम्हारा भी बकाया खड़ा है। एरियर्स होते हैं बकाया। इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक, ये एरियर्स है ना, तो इफ़ यू डोंट पे नेक्स्ट वीक आई विल सेंड यू टू जेल। अगर तुम अगले हफ्ते तक अपना पूरा बकाया नहीं चुका जी,
अब इस यहाँ पर देखिए, इस पिक्चर में क्या दिखाया जा रहा है कि ब्रिटिशर्स ने सोचा कि हमें और भी नए मेथड्स आने चाहिए जिससे हम और ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं। क्या लिखा है ऊपर देखो, पहले उनको पढ़ते हैं। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स विच गेव देम मोर प्रॉफिट्स। The goods manufactured in England should not have any import duty when brought into India. जब भी कोई आइटम, कोई गुड किसी और कंट्री से दूसरी कंट्री में जाता है, जैसे मान लो इंग्लैंड से इंडिया आना है, तो उसके ऊपर ड्यूटी लगाई जाती थी, टैक्स लगाया जाता था गवर्नमेंट को, जो गवर्नमेंट को ही जाता था सीधा। लेकिन अब यहाँ पर इंग्लैंड वालों ने क्या सोचा कि जो भी प्रोडक्ट इंडिया जाएगा इंग्लैंड से बनकर तैयार होकर, उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई टैक्स ना लगे, ज़ीरो टैक्स पर। तो ये सीधा किसको फ़ायदा जा रहा था? कंपनी को, ठीक है। और नुकसान किसको हो रहा था? इंडिया को। और ये देखो, ये जर्नल पीछे क्या बोल रहा है, अ गुड आइडिया, द ईस्ट इंडिया कंपनीज लॉज बिगेन टू क्रिपल इंडियन इंडस्ट्रीज़। अब ये जो लॉ था, ये क्या किया इसने? इंडियन इंडस्ट्री को क्रिपल अप कर दिया, गिराना शुरू कर दिया। क्योंकि इंडिया के अंदर कैसे काम होते थे? सारे हाथ से। ये देखो, इंडियन क्राफ्ट्समैन हैं, पहले इनको बहुत काम मिलता था, लेकिन अब इनको काम मिलना कम हो गया। इनएविटेबली फेमाइन्स फॉलोड बिटवीन 1822 एंड 1836। 15 lakh Indians died of starvation. The British policies ruined the expert artisans and their business. 1822 से लेकर 1836 तक लगभग 14 साल लगातार भारत में फेमाइन आते रहे। फेमाइन मतलब सूखा पड़ता रहा, और 15 लाख के करीब इंडियंस इस भुखमरी में मर गए। और ब्रिटिश सरकार ने लोगों के उद्धार के लिए, लोगों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, बल्कि क्या किया? उल्टा, जो ब्रिटिश की पॉलिसीज़ थी, उन्होंने जो यहाँ के कारीगर थे, आर्टिजन्स थे, उनके बिज़नेस को पूरी तरह तहस नहस कर दिया। इनका बिज़नेस लगातार नीचे चला गया, इनकी आमदन कम होती चली गई। ये देखो, बच्चा दिखाया जा रहा है जो बेचारा भूख से ही ऐसे ही लेट गया है, खाने को कुछ नहीं है। ठीक है जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट पेज। कौन आते हैं भैया? राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय। इनका पीरियड स्टार्ट होता है 1772 और 1833 तक। राम मोहन राय, अ लर्नड मैन फ्रॉम बंगाल, अंडरस्टूड व्हाट वाज रॉन्ग विद द कंट्री। Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of greater achievements. We must first reform our society. Superstitions have been ruining us. अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं राम मोहन राय? ये बंगाल से थे और उन्होंने कहा हमारी कंट्री में असल में गलत क्या हो रहा है, हम अंग्रेज़ों को लगातार फॉलो कर रहे हैं, उनको महान समझ रहे हैं। असल में जो हमारा एंशिएंट कल्चर है वो बहुत महान है। यहाँ पे अशोक जैसे महान राजा हुए हैं, ठीक है, और हमने बहुत सी अचीवमेंट्स की हैं आर्यभट्ट ने, है ना। वी मस्ट फर्स्ट रिफॉर्म आवर सोसाइटी। हमें सबसे पहले जो हमारी सोसाइटी के अंदर कुछ गलत ट्रेडिशंस चल पड़ी हैं, उनको रिफॉर्म करना पड़ेगा, उनको बदलना पड़ेगा। सुपरस्टिशंस है बी रूनिंग। सुपरस्टिशंस क्या होती हैं? वहम, ठीक है, गलत मान्यताएं, जो हम अंधविश्वास कह सकते हैं। हमें अपने जो अंधविश्वास है उनको ख़त्म करना पड़ेगा, ये हमें तबाह कर रहे हैं। रूइनिंग अस मीन्स तबाह कर रहे हैं। ही टोल्ड हिज वाइफ उमा। अब देख लो यहाँ पे राजा राम मोहन राय की वाइफ कौन है? उमा। ये बात कर रहे हैं, देखो दोनों कर रहे हैं ना बात। क्या कहा उन्होंने? Cows are of different colors, but the color of their milk is the same. Different teachers have different opinions, but the essence of every religion is the same. कहते जैसे काउज हैं वो अलग अलग रंग की होती हैं, लेकिन उन सब में से दूध एक ही रंग का मिलता है, सफ़ेद रंग का।
उसी प्रकार जो अलग अलग टीचर्स हैं उनके अपने अपने विचार हो सकते हैं, ओपिनियन हो सकते हैं, बट द एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज़ सेम। लेकिन जो असल बात हर धर्म में बताई जा रही है वो वही है। क्या है? मानस की जात सब एक के पहचान वो, हम सब एक हैं। ही वॉज अट्रैक्टेड बाय साइंस एंड मॉडर्न नॉलेज। वो साइंस और आज के मॉडर्न नॉलेज के साथ उनको बहुत प्यार हो गया, उनको ऊपर बहुत ही ज़्यादा आकर्षित किया उनको। नॉलेज शुड बी प्रैक्टिकल एंड साइंटिफिक। तो राजा राम मोहन राय ने क्या बोला? जो ज्ञान है वो प्रैक्टिकल होना चाहिए और वैज्ञानिक तौर तरीके से समझ आना चाहिए। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड टू सी what made the British powerful. There he told them, we accept you as rulers and you must accept as subjects, but you must remember the responsibility a ruler owes to his subjects. अब देखो यहाँ पर राजा राम मोहन राय जो हैं वो समुंदर पार करके, 7 समुंदर पार करके इंग्लैंड चले जाते हैं ये देखने के लिए आखिरकार ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल क्यों हैं। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है, हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था, वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं आप, कि जो यहाँ पे रिलीजियस लीडर्स थे वो बता रहे थे कि अगर आप लोग समुद्र पार करके जाओगे तो आप धार्मिक नहीं रह जाओगे, आपका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। यहाँ पर राजा राम मोहन राय ने उनके उलट जाकर इंग्लैंड गए और वहाँ जाकर क्या बताया? वी एक्सेप्ट यू एज रूलर्स, हम आपको अपने राजा मानते हैं, अपने रूलर्स मानते हैं। एंड यू मस्ट एक्सेप्ट एज सब्जेक्ट्स, लेकिन आप भी हमें अपनी प्रजा मानिए, हमें लूटिए मत। बट यू मस्ट रिमेंबर द रिस्पॉन्सिबिलिटी अ रूलर ओव्स टू हिज सब्जेक्ट्स। तो आपको भी अपना दायित्व, अपनी जिम्मेवारी समझनी चाहिए जो एक रूलर की होती है अपने प्रजा के प्रति। ठीक है जी, ये बात कही। He started newspapers, but the suspicious British stopped them in 1823. तो उन्होंने राजा राम मोहन राय ने न्यूज़पेपर भी स्टार्ट किए ताकि वो इंडिया के अंदर अपना ज्ञान बता सकें, बांट सकें। लेकिन ब्रिटिशर्स ने उनको ऊपर शक किया और सोचा कि कहीं ये रेवोल्यूशन ना ले आए, इसलिए 1823 में उनके सभी न्यूज़पेपर्स को बंद कर दिया गया। आगे चलते हैं। ऑपरेशन 1765 टू 1835। यहाँ पर जो इस हिस्से में, जो इस पीरियड के दौरान क्या किया, जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियंस के ऊपर ऑपरेशन करना शुरू कर दिया, उन्होंने जुल्म करना शुरू कर दिया। पहली फ़ोटो देखते हैं, ये देखो जेल में बंद किए हुए हैं इंडियंस को। बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस। इन 1818 they had passed Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. अब देखो 1818 में 1818 में क्या किया, किसी भी इंडियन को वो जेल में डाल सकते हैं बिना उसके जुर्म को साबित किए, बिना किसी ट्रायल के, बिना कोर्ट में पेश किए। All the time British officers in India drew big salaries and also made fortunes in private business. जितने भी जो ब्रिटिश ऑफिसर्स इंडिया में आते थे वो सारे के सारे बहुत मोटी तनख्वाहें लेते थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से, और साथ ही साथ अपने प्राइवेट बिजनेस भी इंडिया में चलाते थे और अच्छी कमाई करते थे। By 1829 Britain was exporting British goods worth 7 crore rupees to India. 1829 में लगभग सारा बाज़ार ही ब्रिटिशर प्रोडक्ट्स का था। ठीक है, 7 करोड़, उस समय देख लो 7 करोड़ की कितनी कीमत होगी 1829 में। 7 करोड़ रुपीस के प्रोडक्ट्स उन्होंने इंग्लैंड से इंडिया भेजे। आगे देखो गवर्नर जनरल आ गए, बेंटिक। द बेंटिक रिपोर्टेड बैक होम, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। कहते जो कॉटन वीवर्स हैं वो
इंडियन प्लेन्स को ब्लीच कर रही हैं। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड ऑन द कंपनीज लूट वाइल इंडियन इंडस्ट्रीज बिगैन टू डाई। और इस प्रकार जो ब्रिटिशर्स थे वो तो लगातार बहुत ही आगे बढ़ते रहे, प्रॉस्पर होते रहे, लेकिन कंपनी की लूट के कारण इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी वो ख़त्म होती शुरू हो गई, नष्ट होती शुरू हो गई। और ये देखो कितनी भूखमरी हो गई है, कितने लोग गरीब हो गए हैं। ठीक है जी। आगे है डिससेटिस्फैक्शन। अब ये जो पीरियड आ गया है डिससेटिस्फैक्शन का, इसके अंदर दिखा रहे हैं कि जो इतना ऑपरेशन किया ब्रिटिशर्स ने, उसके कारण लोगों के अंदर क्रोध तो उत्पन्न होगा ही, उनको एंगर होगा, दे गेट एंग्री एंड दे स्टार्टेड रेवोल्यूशन। और रेवोल्यूशनरी आइडियाज़ डेवलप इन देयर माइंड्स एंड दे वांटेड टू चेंज द रूलर्स। अब आगे पढ़ते हैं क्या है फर्स्ट पिक्चर में। दो अंग्रेज बैठे हैं, दिखा दे रहे हैं, पढ़ रहे हैं। एजुकेशन इन इंडिया वाज इन पर्शियन एंड संस्कृत। इन 1835 a Englishman named Macaulay suggested a change. We should teach natives through the English language. I agree. अब यहाँ पर पहले जो इंडिया के अंदर जितनी भी पढ़ाई थी वो पर्शियन या संस्कृत में होती थी, लेकिन 1835 में क्या किया गया, लॉर्ड मैकॉले ने क्या कहा कि हमें ये पर्शियन और संस्कृत की बजाय हमें इंग्लिश में बतानी चाहिए, पढ़ाना चाहिए बच्चों को। English education produced clerks to whom the British gave petty jobs under them. Incidentally, it also produced a new generation of intellectuals. We must educate our brothers and try to improve their material conditions. For that, we must convey our grievances to the British Parliament. अब देखो, अब इन दोनों ने तो ये आइडिया लगाया था कि हम इंग्लिश पढ़ाएंगे बच्चों को, उससे क्या होगा, जो हमें क्लैरिकल वर्क करना होता है ऑफिस में वो इंडियंस लोग ही करते रहेंगे कम तनख्वाहों पर, और कंपनी को ज़्यादा फ़ायदा होगा। लेकिन जैसे ही इंग्लिश उन्होंने बच्चों को पढ़ानी शुरू की, लोगों को पढ़ानी शुरू की, तो जो न्यूज़ नॉलेज थी, मॉडर्न साइंस और नॉलेज, वो सारी उनके पास आ गई। और अब ये भी क्या सोच रहे हैं कि हमें अपने भाई बहनों को, अपने फेलो इंडियंस को भी पढ़ाना चाहिए, उनकी जो माली हालत है वो अच्छी करनी चाहिए। और ये सब हमें जो लोगों को जो तकलीफ़ें हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट तक हमें पहुंचाई जानी चाहिए कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी किस प्रकार इंडिया के अंदर लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है। अब ये देखो, बाय 1856 द ब्रिटिश हैड कॉन्क्वर्ड द होल ऑफ इंडिया। अब 1856 में देखो ये सारा एरिया जो रेड दिखाई दे रहा है ना, डैट वाज कवर्ड बाय ब्रिटिशर्स, ईस्ट इंडिया कंपनी। और जो येलो वाला दिखाई दे रहा है ये इंडियन स्टेट्स थी जो भी आज़ाद थे, लेकिन ये भी अंग्रेज़ों के साथ संधि में थे। ठीक है, कुछ लोग थे जो इनका विरोध कर रहे थे, लेकिन ज़्यादातर संधि में थे और डर कर रहे थे अंग्रेज़ों से। दे केयर लिटल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियन। अब यहाँ पर जो देखो, जो पुजारी लोग हैं, रिलीजियस लीडर्स हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो भी अब ऐसे बोलने लगे हैं। दे केयर लिटल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। वो भारतीयों की ज़रूरतों का बिल्कुल ध्यान नहीं रख रहे। कौन नहीं रख रहे? ब्रिटिशर्स। आर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आर ओल्ड जॉब्स। कहते जो हमारे राजा हैं वो कठपुतली बनकर रह गए हैं और हम अपनी नौकरियां जो थी, हमारे पुराने काम थे, वो सारे के सारे हमारे छूट गए हैं। एंड लैंड्स, जो हम किसानों के पास ज़मीनें थीं वो भी नहीं रहीं। दे आर कन्वर्टिंग आर ब्रदर्स। कहते जो हिंदूज़ थे अब वो धीरे धीरे क्रिश्चियन बन रहे हैं, उनका धर्म बदली कर रहे हैं। तो धर्म युद्ध भी होना शुरू हो गया था अंदर ही अंदर। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। कहते ये जो लोग हैं, जो आम जनता थी, वो क्या कहती, तुम सिर्फ बातें ही करते रहते हो, कुछ करो भी उनको बाहर निकालने के लिए। और ये सब गांव में बैठे हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट हम अगली क्लास में करेंगे। तब तक के लिए आप इस
चैप्टर को अच्छी तरह पढ़िए और हो सके अपनी हिस्ट्री बुक्स में इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में पढ़िए। ठीक है जी।